है कि आपने सीनियरिटी का ऐसा हवा बना दिया जो कि रिक्वायरमेंट भी नहीं है लॉ के अंदर, लेकिन आप आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, विच बेसिकली टॉक अबाउट द इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स बिफोर द लॉ, और वो बाकायदा ये कहते हैं कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इन द बेसिस ऑफ सेक्स, एंड ऑल्सो कि आप अफर्मेटिव एक्शंस लें बच्चों के लिए और औरतों के लिए, कोई उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। साथ ही आर्टिकल 34 ये कहता है कि खवातीन की पार्टिसिपेशन इन नेशनल लाइफ को यकीनी बनाया जाए। सो उन आर्टिकल्स को कन्वीनियंटली मतलब भुला दिया जाता है, उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर फोकस नहीं है, लेकिन सीनियरिटी जो कि एक रिक्वायरमेंट है भी नहीं आइन के नीचे, उसको इतना ज़्यादा जो है वो इस वक्त प्रमोट करना which is not going to serve any justice for representation. process is different from the process जो हमें लोअर कोर्ट्स में मिलता है। लोअर कोर्ट्स में ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, बट हाई कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 177 जो है वो यहाँ पे इस वक्त रेलिवेंट है जस्टिस आयशा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो हमें एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स बताता है कि कौन वो लोग हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, प्रोफेशनल क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस नॉमिनेशन। सो वो बहुत सिंपल है, आपको पाकिस्तानी सिटीजन होना है, 5 साल तक आपको हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का आप जज हो तो आप एलिजिबल होते हैं, और या आपकी 15 साल की अगर हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट, तो ये चीजें हैं जो आपको क्वालिफाई करती हैं। इसके बाद आगे से जो प्रोसेस है वो 175A में जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्मुलेट की हुई है, ये उनके फिर जो है उसमें प्रोगेटिव में आ जाता है चीफ जस्टिस जो है आपका किसी भी कोर्ट का जिसमें तैनाती होनी है। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट में तैनाती होनी है लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जो है वो नॉमिनेशंस आउट ऑफ अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स मूव करता है, एक नाम सामने रखता है जुडिशियल कमीशन के, और फिर जुडिशियल कमीशन जो है वो 9 मेंबर्स पे जो है वो फॉर्मुलेट हुई हुई है, इट्स अ बॉडी, एंड उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है आपके सीनियर जजेस की भी, आपके चीफ की, आपके अटॉर्नी जनरल की, आपके लॉ मिनिस्टर की, और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नुमाइंदा उसमें शामिल है। और इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कि इस वक्त इस जेसीपी के अंदर कोई भी खवातीन की, किसी भी खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है, जो कि हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो फॉर्मुलेशन है उसमें कोई भी खातून नहीं है। और जेसीपी फिर उन नामों पे डिलिबरेटरी पावर है, स्कोप है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि जी वो किस बुनियाद पे करते हैं, वो किस बेसिस पे, वो किन चीजों को सामने रख के नाम आगे पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉरवर्ड करते हैं, इस पे जरूर सवाल उठता है। लेकिन इससे ज्यादा जो 177 है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, उससे ज्यादा कोई क्वालिफिकेशंस फिलहाल कानून के अंदर लिखी हुई नहीं है। देखिए डाइसेंट जो है ना, बेसिकली उसके पीछे आपको थोड़ी सी इसकी जो मतलब पॉलिटिक्स है या इसके पीछे जो इश्यूज हैं वो भी समझने पड़ेंगे। we'll have to dive deeper into those concerns that the bar is raising. अब डाइसेंट इसमें 2 लेवल्स के ऊपर है। एक वो डाइसेंट है जो उनकी नामजदगी के ऊपर आ रहा है बार की तरफ से, और एक वो डाइसेंट है जो विद इन द लीगल प्रोफेशन कुछ प्रोग्रेसिव लॉयर्स जो हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं और जो इस सारे इशू को इन इट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, वो फिर बार से इख्तिलाफ कर रहे हैं। सो इसके ऊपर ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है, लेकिन ओपिनियंस अपनी जगह। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि एक है आपकी जो कानूनी पोजीशन है वो क्या कहती है, व्हाट इज द लॉ से, एंड देन व्हाट इज द होल कंट्रोवर्सी। अब जैसे मैंने पहले आपको निशानदेही की थी कि जो आर्बिट्ररी पावर्स चीफ के पास चली जाती हैं नामजदगी इनिशिएट करने की, यानी कि कौन लोग हैं जिनका नाम आगे रखा जाएगा, ये क्योंकि सारा का सारा सेंट्रल कंट्रोल चीफ जस्टिस के पास है एज पर द जुडिशियल कमीशन रूल्स, रूल नंबर 3 एंड द सक्सेसिव जजमेंट्स जो कि 18वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स ने खुद ही जो है मुनीर भट्टी केस में और उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी की भी जो पावर्स हैं उनको क्वाइट
प्रैक्टिकली इनफेक्चुअल रेंडर कर दिया। तो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कि जी किस बुनियाद पे किसी को आगे जिसका नाम रखा जाता है, वो उसके हवाले से बार के कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड हैं, जस्टिफाइड हैं। हम भी यही कहते हैं कि कोई प्रॉपर क्राइटेरिया, कोई पब्लिकली डिक्लेयर्ड प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट जो सोल्यूशन बार प्रपोज करता है इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंचिंग सीनियरिटी, जो कि इस वक्त कानूनी या आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी उससे आप देख लें, तो वो वहां पे हमारा इख्तिलाफ है। क्योंकि हम चाहते हैं रिफॉर्म्स हो, लेकिन रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप सीनियरिटी, आप आर्बिट्ररी पावर्स को सीनियरिटी से रिप्लेस कर दें। क्योंकि आप एक दफा सीनियरिटी ले आएंगे ना, तो फिर तो आप एक राइट क्रिएट कर देंगे हर उस सीनियर जज का जो सीनियर मोस्ट होगा, और उसके बाद जो डिबेट है कि जी एक्चुअल क्या पब्लिकली डिक्लेयर्ड प्रोसेस होना चाहिए या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो डिबेट तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। Essentially, जिस दिन से आपको लाइसेंस मिलता है, आपकी नंबर ऑफ इयर्स की प्रैक्टिस कितनी हो गई है, दैट ऑब्वियसली इज वन बेसिस। एंड देन अगर आपके वो सेम है तो फिर एज भी देखी जाती है डिपेंडिंग ऑन यू नो, बट दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एक मिसकंसेप्शन है इन द आईज ऑफ द लीगल कम्युनिटी व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पार्टीशन ऑनवर्ड्स, आज तक कोई भी खातून जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं मुकर्रर की गई। और ये हमारे खित्ते में बड़ी आई मीन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में, जिसमें ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इवन अफगानिस्तान तक में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में खवातीन जजेस रही हैं। सो ये पाकिस्तान का एक वाहिद मतलब रीजन के अंदर डिस्टिंक्शन है कि हमारे यहाँ आज तक कोई अपॉइंट नहीं हो सका। उसके अलावा हमारी ओवरऑल पाकिस्तान में जुडिशरी जो है उसमें खवातीन की नुमाइंदगी सिर्फ 15% है। इसमें मैं लोअर कोर्ट्स को भी शामिल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ हाई कोर्ट का डेटा देखें तो सिर्फ 5% खवातीन जो हैं वो जजेस हैं इस वक्त। इसी तरह जो आपने हिडन बैरियर्स की बात की, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत जो मतलब खवातीन को शुरू से ही लॉ स्कूल पॉइंट टाइम से ही डिस्करेज किया जाता है कि प्रैक्टिस में ना आए। अच्छा, प्रैक्टिस में आ गई तो फिर कोई ये नहीं बताता कि फौरन आपको अपना लाइसेंस भी बनवाना है, क्योंकि आपकी सीनियरिटी उसी से कैलकुलेट होती है। अच्छा, लाइसेंस बन भी जाएगा, आपको अगर लॉ फर्म में जगह मिल भी जाएगी तो फिर आपको केसेस में कोर्ट्स में जाने को इनकरेज नहीं करते, और आपको लॉ फर्म में ही बैठ के आप बिहाइंड द सीन्स सारा काम करते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब आपकी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगती या जजमेंट्स में आपका नाम रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो आप वो नंबर ऑफ केसेस नहीं शो कर सकते जितने रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू देन प्रोग्रेस और बी कंसिडर्ड फॉर you know your license as an advocate of the Supreme Court for example। और इसी तरीके से फिर हमारी जो नुमाइंदगी है वो बार काउंसिल्स में भी हम नहीं आ सकते आगे, क्योंकि उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसी तरह से। तो अगर आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो आप पाकिस्तान बार काउंसिल में नहीं आ सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सो दिस इज हाउ यू नो सिस्टेमिकली इंफॉर्मेशन का भी डर है, डिस्करेजमेंट भी है, एंड बाय you being discouraged and not actively participating in the legal practice, all of this, then obviously judges को अगर आपका नहीं पता तो चीफ जस्टिस ने जिस वक्त नॉमिनेशन के लिए नाम कंसिडर करने, उसको अगर आपका पता ही नहीं है तो how is he going to put your name forward? Well, सबसे पहले तो हमारे जो हरासमेंट के लॉज हैं उनको एक्सपैंड होने की ज़रूरत है, और उनकी डेफिनेशंस में वर्क प्लेसेस में कोर्ट्स का शुमार होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह बार काउंसिल्स जो है इस वक्त ऑब्वियसली वे कहते हैं कि हम उनके एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, क्योंकि तो इसलिए उनके अंडर लॉ कोई हरासमेंट कमेटी बनाना उनके ऊपर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं आता। तो इसलिए हमारे पास एज सच कोई फोरम विद इन द लीगल फ्रेटर्निटी नहीं है जिसमें हम इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। दूसरा जो हमारी एक सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, उसके हवाले से जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स प्लस ऐसे लॉज भी जो कि आपको इंक्लूजन को यकीनी बनाए, वी नीड दो, सो दैट हम लोग जो है इनविजिबल ना रह जाए हमारा लेबर, इट शुड एक्चुअली बी अकाउंटेड फॉर।
लीगली इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारी ओवरऑल अगर आप सोसाइटी का देखें स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ मर्द तो नहीं है, ठीक है ना. इसी तरह आपकी आधी जो आबादी है, अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंटेड नहीं देख रही इन द कॉरिडोर्स ऑफ जस्टिस, जहाँ पे आपने इंसाफ मांगने जाना है, उधर उन जगह पे उन इदारों में अगर खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है, तो जाहिर है एक वो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का भी इशू आता है. लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे और उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस जो उनके ऊपर गुजरती है, उस एक्सपीरियंस को आप शामिल नहीं करें, तो आप अपने आप को भी उस विजडम से, उन एक्सपीरियंसेस से महरूम रख रहे हैं. तो ये एज एन इंस्टीट्यूशन भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं है कि आप, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड कि आपने इतने सालों से किसी भी खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल नहीं किया. और इसकी एक छोटी सी मिसाल जैसे आयशा मलिक की ही जजमेंट है, जो 2021 में वर्जिनिटी टेस्टिंग उन्होंने बैन की, और खवातीन का जो एक पर्सपेक्टिव है कि वो ऑब्वियसली उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बट इससे पहले आप देख लें इस हवाले से जितनी जजमेंट्स हैं जो कि मेल जजेस देते आए हैं, वो इस हवाले से इस चीज को मतलब उस नजर से देख ही नहीं सके कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है या इसकी कोई साइंटिफिक वजह है नहीं है. बस वो एक जो नॉर्म्स पेट्रियार्कल चलते आ रहे हैं उसी को परपेचुएट करके उसी नजर से जो उनकी ज़ाहिर एक्सपीरियंसेस हैं उसी से देखते आए हैं. और हमने देखा फिर कि आयशा मलिक साहिबा ने फाइनली 2021 में सदफ अजीज केस में जब इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उसी थॉट प्रोसेस को आगे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हुए इस चीज को रीअफर्म किया कि वर्जिनिटी टेस्टिंग इज अनलॉफुल. So there is definitely a dire need to have female voices, not just for the sake of their voices or for the sake of women, but because उससे आपकी jurisprudence rich होती है, उसमें एक holistic perspective आता है, और आप एक बेहतर कानून साजी जो है या बेहतर एक जो judgment है जिसमें सबके point of view जो उससे मुतासिर हो रहे हैं उनको आप cater करते हुए एक ज़्यादा बेहतर जो है रस्म कायम कर सकते हैं. बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन उसका जो हम वी डोंट डिसएग्री ऑन द फैक्ट कि रिफॉर्म की ज़रूरत है. जहाँ पे हमारा मेजर इख्तिलाफ है वो ये है कि व्हाट वुड दैट रिफॉर्म लुक लाइक. सो हम लोग, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि जिस तरह ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जिस तरह दुनिया जिस तरफ जा रही है, वो है कि आप नॉमिनेशन से हटके आप एप्लीकेशंस बेस्ड मॉडल की तरफ आए और आप इनवाइट करें एप्लीकेशंस फ्रॉम अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स जो अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करें, और उसके साथ जो भी दस्तावेज हो जो कंसिडरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उस क्राइटेरिया को भी साथ पब्लिकली एडवर्टाइज करें. और जो एप्लीकेंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस भेजें और फिर जेसीपी बैठ के उसमें से, यानी कि ना जेसीपी मूव करे नॉमिनेशन, ना चीफ करे, वो बस इनवाइट करें और जो भी इंटरेस्टेड है उस पोस्ट को फिल